जय हिंद दोस्तों। घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी तथा कहा था यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। जे हालवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 को हुआ था, में बंगाल 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758-60 ईस्वी तथा 1765 से 67 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसके समय हुआ। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था।
इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा उदौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में दैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्त की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। के.एम. पडिक्कर ने कहा, 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो ये था मुर्शीद कुली खां। व्याख्या पढ़ते हैं। मुगल सम्राट फारुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 में हो गई। 1727 में उसके दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये मुर्शीद कुली खां था। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये था प्लासी का युद्ध 1757। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उदौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उनसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पाद और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध में वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम सैन्य सफलता मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्लासी का युद्ध।
अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो लड़ा गया था ये 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 30 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। 9वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में है। प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो सके। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो ये था बक्सर का युद्ध 1764। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजों की प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर का युद्ध का परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था, तो ऑप्शन के अनुसार बक्सर का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो यह है बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो इलाहाबाद की संधि पर। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां 1765 हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई, जबकि बंगाल की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। निम्नलिखित में से
जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय, उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अगला प्रश्न है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये मुगल सम्राट ने की थी। अगला प्रश्न है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए गए थे? तो ये था लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को उप दीवान बनाया था। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए अदा करना था। इस समय कंपनी सीधी कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां नाइब नाजिम के रूप में कार्य करते थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद में अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। अगला प्रश्न है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जाति के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है कि अवध के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है राजा टिकैत राय नवाब आसफ-उद-दौला के मंत्री थे। दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातिया के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसफ-उद-दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की थी। उदाहरणतः आसफ-उद-दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग
के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम है अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद बांडीवास, उसके बाद बक्सर का युद्ध। व्याख्या देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का कालक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में, मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन के सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। प्लासी का युद्ध जून 1757 में, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया। क्लाइव ने 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दीन तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसने 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वह था काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली पराजित हुआ था। अगला प्रश्न, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो ब्रिटिश ने इसमें फ्रेंच को हरा दिया था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 27वां प्रश्न, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े थे। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध, तो ये क्या है? गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो यह क्या है? सही है। यानी वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दोनों लड़े थे। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये भी गलत है। खुर्दा का युद्ध भी गलत है। इसका व्याख्या के तहत आंसर देख लेते हैं एक बार और। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अकबर के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न इसी में है, खुर्दा का युद्ध 1795 में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग्म सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर दी।